नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां पर देहरादून में जो दूसरे राज्य हैं उनकी जमीन खरीदने पर सरकार ने सख्ती दिखाई है। 250 मीटर से ज्यादा जमीन वालों की लिस्ट तलब की गई है। सभी जिलों से भूमि की खरीद फरोख्त का ब्यौरा तलब किया गया है। औद्योगिक जमीन खरीदने वालों की रडार पर है। सीएम के निर्देश पर मुख्य सचिव ने जारी किया है आदेश। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें सभी जिलों से भूमि की खरीद फरोख्त का जो ब्यौरा है वो तलब किया गया है। बता दें औद्योगिक जमीन खरीदने वाले भी अब रडार पर आ गए हैं। सीएम के निर्देश पर मुख्य सचिव ने जारी किया है आदेश। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बाहरियों की जमीन खरीदने पर सख्ती दिखाई जा रही है। 250 मीटर से ज्यादा जमीन वालों की जो लिस्ट है वो तलब की गई है। सभी जिलों से भूमि की खरीद फरोख्त का जो ब्यौरा है वो तलब किया जा रहा है। औद्योगिक जमीन खरीदने वाले भी रडार पर है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी राज्य को लेकर बेहद ही सचेत नजर आ रही हैं। ऐसे में तमाम दिशा निर्देश अब जमीनों को लेकर भी जारी कर दिए गए हैं, जहां भारियों की जमीन खरीदने पर सरकार सख्ती दिखाती हुई नजर आ रही है। 250 मीटर से ज्यादा जमीन वालों की और सभी से जिलों से भूमि खरीद फरोख्त का जो ब्यौरा है वो अब तलब किया जा रहा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हरीश कनेड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश, जिस तरीके से सीएम पुष्कर सिंह धामी सख्ती दिखाती हुई नजर आ रही हैं, बाहरियों की जमीन खरीदने पर सरकार लगातार सख्ती दिखा रही है, उसको लेकर क्या कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से? देखिए मंत्री, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने अभी कुछ दिन पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें उन्होंने साफ ये कहा था कि कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो बाहरी व्यक्ति हैं और उनने जिस पर्पज के लिए जमीन यहाँ पर खरीदी हो और वो उस पर उपयोग उसे नहीं कर रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। न केवल कार्रवाई बल्कि एक्शन उस पर लिया जाएगा, कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसकी जो भूमि है उसे निरस्त किया जा सकता है। तो ये बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री ने किया था। अभी हाल ही में एक मुख्य सचिव की तरफ से सभी जो जिलाधिकारी हैं उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि जिन जिलों में 250 मीटर से ज्यादा जो 250 वर्ग मीटर से ज्यादा जो जमीनें ली गई हैं, उन जमीनों पर जिन लोगों ने जिस चीज के लिए वो जमीन ली हो, चाहे वो उद्योग के लिए लिया हो, उस पर भी यहाँ पर नजर बनाने के लिए कहा गया था और लगभग यहाँ पर जो ब्यौरा है वो मांगा गया था सभी जिलों से। उसके बाद अगर बात करें तो अब मुख्य सचिव की तरफ से एक प्रारूप यहाँ पर बनाया गया है। सभी जो जिलाधिकारी हैं वो अपने अपने जिले में जो 13 के 13 जिले हैं वहाँ पर जिस तरह से जो जमीनों का ब्यौरा यहाँ पर लिया जा रहा है, जो बाहरी व्यक्ति हैं उनसे पूरा जमीन का ब्यौरा लिया जा रहा है और साथ ही साथ जैसे कि कई लोगों ने जो कृषि भूमि है उसे कृषि भूमि के लिए यहाँ पर जमीनें ली थी और उद्योग के लिए लिया था, तो उन पर भी सरकार की नजर है। अगर वो उन उपयोग के लिए, उस चीज के लिए वहां पर उपयोग नहीं की जा रही है वो जमीन, तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। जी हरीश, अगर अभी तक के ब्यौरा की बात करें तो वहां की जो जमीन है उस पर कितने लोगों ने, यानी कि बाहर के कितने लोगों ने कब्जा कर रखा है? क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि उस जमीन का अगर उपयोग नहीं किया जा रहा है तो उस पर सख्ती दिखाई जाएगी, तो किस तरीके से ये प्रक्रिया चलने वाली है? देखिए अभी जो मुख्यमंत्री ने जो हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने ये जानकारी दी थी कि सभी जिलों में और जहां पर भी जो लोग बाहरी लोग हैं उन्होंने जिस पर्पज के लिए जो जमीन ली थी वो उपयोग में अगर वो नहीं है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सभी जो जिलाधिकारी हैं, तहसीलदार हैं, एसडीएम्स हैं, उनसे ब्यौरा यहाँ पर लिया जा रहा है। अभी तक की अगर बात करें तो मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की तरफ से जो प्रदेश के तमाम जिले हैं वहाँ पर एक जो ब्यौरा है, एक आंकड़ा लिया जा रहा है कि कितने लोग बाहरी व्यक्तियों ने जो ज़मीनें यहाँ पर ली थी और वो किस पर्पज़ के लिए ली थी। हालाँकि वो 250 मीटर वर्ग मीटर ज़मीन आँकी गई है और वही इसका दायरा रखा गया है। अगर उससे ज़्यादा अगर ज़मीन लोगों की यहाँ पर बाहरी व्यक्तियों की होगी, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अगर उद्योग के लिए ज़मीन अगर ली गई है, यानी कि कई एकड़ भूमि अगर यहाँ पर खरीदी गई है, होटल्स के लिए लिया गया है, अगर उसपे होटल्स नहीं बना है या फिर रेस्टो यहाँ पर दिया गया है, अगर उस पर रेस्टो संचालित नहीं हो रहा है या अगर किसी अन्य उद्देश्य से अगर ये लिया गया है, अगर वो उस पर संचालित नहीं हो रहा है, क्योंकि सरकार ने उसे उस
व्यक्ति को इसलिए जमीन दी थी कि ताकि वहां पर उद्योग स्थापित कर सके। अगर वो उद्योग नहीं स्थापित कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। न केवल कार्यवाही बल्कि उसकी जमीन भी निरस्त की जा सकती है। तो ये बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री ने जी। किया है। प्रदेश के तमाम जगहों पर अब जो मुख्य सचिव हैं उनकी तरफ से जो ब्यौरा है वो सभी जिलों से माँगा जा रहा है। और अभी तक की अगर बात करें तो यहाँ पर जो चिन्हीकरण का जो कार्य है वो शुरू हो चुका है। सभी जिलों से जो बाहरी व्यक्ति हैं उनके पास कितनी ज़मीन है, कितने पर वो रह रहे हैं, कितने पर उन्होंने मकान बनाया है, तो सभी का ब्यौरा लिया जा रहा है। जी। बिल्कुल हरीश, देखना होगा अब आने वाले समय में जब पूरा ब्यौरा और जिसकी रिपोर्ट तैयार होगी उस रिपोर्ट में वो कितनी जमीनें हैं जिनका उपयोग नहीं हो रहा है और उस पर किस तरीके से कार्रवाई होगी वो देखने वाली बात होगी। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वहीं हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के बाद उत्तराखंड में भी पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं में भरपूर जोश देखने को मिल रहा है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने हरियाणा में बहुमत की सरकार बनने की खुशी में जश्न मनाया। मंत्री ने तमाम कार्यकर्ताओं से मिलकर आतिशबाजी की और सबका मुंह मीठा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये जीत उन लोगों के लिए आईना है जो ये कहते थे कि मोदी मैजिक खत्म हो गया है। ये उन लोगों के लिए आईना है जो ये कहते थे कि मोदी मैजिक समाप्त हो गया है। मोदी जी का मैजिक बिलकरार है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार हरियाणा में बनी है। और मैं आज देख रहा था कि कुछ निर्दलीय लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है, हालांकि हमारा अपना खुद पूर्ण बहुमत है। और आज ये सब मोदी मैजिक का कमाल है। और इसमें इस जीत में हमारे आरएसएस के कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा रोल है। 6000 से अधिक बैठकें हमारे संघ के लोगों ने वहाँ पर की, ग्रास रूट तक। और जो लोगों को एकजुट किया, योगी जी का वो बयान, बटोगे तो कटोगे, आज हिंदू एकजुट हुआ है। और यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर बनी है। तो वहीं नवरात्रि के आखिरी दिन पर हरिद्वार के मंदिरों में दर्शनों को लेकर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। हरिद्वार के सिद्ध पीठ चंडी देवी मंदिर में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। मान्यताओं के अनुसार जो भी भक्त सच्चे मन से मां के दरबार में आकर कुछ मांगता है तो मां भगवती उसकी हर मुराद पूरी करती हैं। चंडी देवी मंदिर के दर्शन के लिए श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ आते हैं। ये सबसे दुर्लभ जो है योग बन रहा है भगवती का, क्योंकि भगवती की जो कथा है उसमें भी सबसे यही बताया गया कि जो भी अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी, जो चंडी चौदस के दिन इस स्थान पर माँ भगवती के नील पर्वत पर विराजमान जो माँ भगवती, माँ चंडी देवी जी है, उनके जो दर्शन करता है उसे विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो इस पर्व में जो है देश विदेश से, देश के सभी कोनों से सभी श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं और माँ भगवती के दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं और हवन इत्यादि का कार्य भी यहाँ पर चल रहा है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, सभी श्रद्धालु जो है बड़े उत्साह से माँ भगवती के दर्शन करके अपनी मनोकामनाएं मांग रहे हैं। कई श्रद्धालुओं की जो मनोकामनाएं पूर्ण हो गई हैं, वो अपनी चुन्नी या धागा उसे खोल करके माँ भगवती के चरणों में चढ़ा रहे हैं और अपनी मनवांछित मनोकामना पूरी करके यहाँ से जा रहे हैं। ये सबसे और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संजय पुंडीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, क्योंकि नवरात्रि का मौका चल रहा है और जाहिर सी बात है मंदिरों में भक्तों की भीड़ भी नजर आ रही है, ऐसे में कैसी तस्वीरें आप देख पा रही हैं हरिद्वार के सिद्ध पीठ चंडी देवी मंदिर में? देखिए माधुरी, 9 दिनों तक माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है और आज नवरात्रि का आखिरी दिन यानी आज नवरात्रों का समापन है। और आज माँ के जो सिद्ध पीठ है, सुरेश्वरी देवी की बात की जाए, माँ चंडी देवी की बात की जाए या फिर माँ मनसा देवी की बात की जाए, तो वहां पर जो भक्त है सुबह से ही लाइन में लगकर अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में माना जाता है कि नवरात्रों में पूजा करने से माँ भगवती अपने भक्तों पर विशेष कृपा करती है, क्योंकि हमने देखा है कि जब हरिद्वार देश की राजधानी यानी धार्मिक राजधानी हरिद्वार को कहा जाता है और यहीं पर देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं। और खासकर नवरात्रों की अगर बात की जाए तो नवरात्रों में श्रद्धालुओं पर माँ की विशेष कृपा होती है। यही वजह है कि सुबह से ही जो भक्त होते हैं
माँ के दरबार में जयकारों के साथ यहाँ पूजा पाठ करते हैं। और खासकर अगर आज की बात की जाए, क्योंकि आज अष्टमी और नवमी एक ही दिन पड़ रही है, तो ऐसे में आज एक विशेष योग बन रहा है। अगर पंडितों की माने, मुख्य पुजारियों की माने, तो आज विशेष पूजा करने से माँ भगवती अपने भक्तों को विशेष आशीर्वाद देती है, उन पर अपनी कृपा बनाए रखती है। तो ऐसे में अगर मंदिर का हम नजारा दिखाएं तो यहाँ पर जो भक्त हैं वो लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं और अपनी अपनी मन्नतें लेकर यहाँ माँ के दरबार में जयकारों के साथ यहाँ पहुंच रहे हैं। कुछ भक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ जी। से आए हैं। जी, क्या नाम है? और आज नवरात्रि का लास्ट दिन है। आज के मंदिर में बात करते हैं और पंडित जी मंत्र जो भी जाते हैं, नया देवी का भी विशेष वो बचा बिल्कुल तो संजय, क्योंकि हम देखा तस्वीरें देख पा रहे हैं और तस्वीरों में साफ साफ नजर आ रहा है कि भक्तों में कितना उत्साह है और इस दौरान सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम प्रशासन की ओर से किए जाते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, जहां तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद में मिलावट के बाद अब बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने भोग और प्रसाद की गुणवत्ता पर सख्त नजर रखने का फैसला किया। तो वहीं बीकेटीसी के अधीनस्थ सभी मंदिरों में भोग प्रसाद व्यवस्था की शुद्धता और गरिमा बनाए रखने के लिए समय समय पर जांच की जाएगी। भोग प्रसाद की खाद्य सामग्री को दान एवं क्रय करने के लिए एसओपी भी तैयार की जाएगी। इसको लेकर बद्री केदार समिति के अध्यक्ष अजविंद्र अजय ने कहा कि बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के अलावा बीकेटीसी के अधीनस्थ सभी मंदिरों में भोग प्रसाद व्यवस्था की शुद्धता और गरिमा पूर्ववत की तरह बन रहे, इसके लिए समय समय पर मंदिरों में लगने वाले भोग प्रसाद की गुणवत्ता पर सतर्क नजर रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रसाद की गुणवत्ता को लेकर फूड सेफ्टी के अधिकारियों को साथ बैठक की गई है। प्रसाद की गुणवत्ता का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए, इसको लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया गया और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए एसओपी भी जारी की गई। देखिए, पिछले दिनों तिरुपति बालाजी को लेकर के एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना सामने आई थी। उसके पश्चात बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने भी जो हमारे यहाँ प्रसाद भोग इत्यादि होता है उसको लेकर के कुछ एहतियात बरती है। और स्वयं मैंने जो फूड सेफ्टी कंट्रोल डिपार्टमेंट के जो अफसर हैं उनके साथ में बैठक की थी। उसमें जो हमारे यहाँ पर प्रसाद और भोग इत्यादि की जो व्यवस्था होती है उसको लेकर के विस्तृत चर्चा उनके साथ में की थी। और जो उनके मानक होते हैं उन मानकों का पूरी तरीके से पालन किस प्रकार से सुनिश्चित हो, इसके लिए भी हमने चर्चा की थी। उस अनुरूप हमने एक एसओपी भी तैयार की है और उस एसओपी के अनुरूप और उसका निरंतर मॉनिटरिंग होते रहे, इसके लिए हमने निर्देश जारी कर दिए। तो नवरात्रि के शुभ अवसर पर भू बैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम में मां तीला भराड़ी जी के मंदिर में जय मां नंदा सेवा समिति बामनी गांव के सदस्यों के द्वारा एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जय मां नंदा सेवा समिति के सदस्यों के द्वारा सर्वप्रथम मां तीला भराड़ी जी मंदिर में विशेष पूजा अनुष्ठान का आयोजन किया गया और सभी तीर्थयात्रियों को महाप्रसाद के साथ भंडारे की उचित व्यवस्था की गई। आपको बता दें कि हर साल बद्रीनाथ धाम की इष्ट देवी मां तीला भराड़ी जी के मंदिर में नवरात्रि के शुभ अवसर पर विशेष पूजा अनुष्ठान के साथ साथ भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। तो नवरात्रि के मौके पर भंडारे का आयोजन किया गया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां तीला भराड़ी मंदिर में भंडारे का आयोजन, और ये तस्वीरें आपको मंदिर की दिखा रही हैं और लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं क्योंकि नवरात्रि के मौके पर भक्तों में अलग ही उत्साह नजर आता है और जाहिर सी बात है भक्ति में लीन भी नजर आते हैं क्योंकि अब नवरात्रि जो है वो समापन की ओर है। ऐसे में भंडारे का भी आयोजन किया गया। हरिद्वार पंचायत उपचुनाव में अपने प्रत्याशियों की जीत पर समर्थकों ने जश्न मनाया। कोटा मुरादनगर में प्रधान पद पर मुजम्मिल और क्षेत्र पंचायत सदस्य गढ़ की सीट पर इसराना जीती। 8 अक्टूबर को दोनों ग्राम पंचायतों में उपचुनाव हुआ था। जीत के बाद समर्थकों ने जश्न मनाया। पंचायत प्रतिनिधियों का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। मुजम्मिल और इसराना ने अपनी जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जनता का भरोसा हमारी नीति और विकास के वादों पर बढ़ा है। तो जो भी विकास होगा वो ग्राम पंचायत में ही होगा
और प्रमुख से भी बात करेंगे विकास के मामले में। और ये जो जीत है ये मेरी अकेले की जीत नहीं है, ये पूरे गांव की जीत है। पूरे समाज की, जो हमारे गांव के जो जितने भी समाज के लोग हैं, सब जाति के लोग हैं, उन्होंने सबने वोट किया है और दिलो जान से वोट किया है। उनका मैं हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे उन लोगों ने विजय बनाया। आपकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ी थी? मेरी धर्मपत्नी है, नाम है उनका, मेरी मिसेज का नाम है इसराना बेगम। आपका? मेरा नाम वसीम मलिक है। कितने वोट से जीते हैं? 118 वोटों से जीता हूँ। तो चमोली में पर्यटन विभाग के द्वारा आयोजित जनपद स्तरीय 10 दिवसीय साहसिक पर्यटन प्रशिक्षण कैंप समापन किया गया। प्रशिक्षण कैंप में 35 युवाओं को ट्रैकिंग और माउंटिंग आदि गतिविधियों की ट्रेनिंग के साथ साथ खांकरखेत पर्यटक स्थल का भ्रमण करवाकर वहां के विभिन्न पहलुओं की जानकारी प्रदान की गई। पिछले 10 दिनों से चल रहे साहसिक पर्यटन प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह में बतौर मुख्य के रूप में पूर्व पालिका अध्यक्ष गौचर मुकेश नेगी द्वारा युवाओं को पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार को सुरक्षित करने हेतु प्रोत्साहित किया गया। बता दें कि कार्यक्रम का उद्देश्य क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। प्रशिक्षण के दौरान अनुभव प्रशिक्षार्थियों द्वारा साझा किए गए। साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में आज ये हंसकोटी ग्राम सभा में आना हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पर्यटन विभाग का, उन्होंने यहाँ पर आने का मौका दिया और हमारे इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भाई देवराज रावत जी का, जिनके प्रयासों से ये कैंप यहाँ पर आयोजित किया गया। यहाँ पर आकर के बच्चों का जो फीडबैक मिला बहुत अच्छा लगा। हमारे उत्तराखंड के अंदर साहसिक पर्यटन में असीम संभावनाएं हैं और मेरा ये मानना है यदि इस दिशा में दिल से काम किया जाए जैसा हमारा पर्यटन विभाग कर रहा है तो यहाँ पर भी हमको असीम संभावनाएं पर्यटन में लगती हैं और रोजगार के अवसर भी इसमें उपलब्ध हो सकते हैं। तो मेरा सरकार से आग्रह है कि और अधिक इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है। पर्यटन विभाग चमोली की तरफ से हमारे इस दूरस्थ क्षेत्र में गढ़ीघाट क्षेत्र में हंसकोटी में 10 दिवसीय शिविर लगाया गया, जिसमें हमारे जो पर्यटन में रुचि रखने वाले बच्चे हैं उनको 10 दिवसीय ट्रेनिंग दी गई, जिससे कि ये आने वाले समय में अपने भविष्य को पर्यटन से जोड़ते हुए अपने भविष्य को संवारने का काम करेंगे। और इस क्षेत्र में खांकरखेत एक बहुत ही बढ़िया पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो सकता है और मैं समझता हूं कि मैं निवेदन भी करना चाहूँगा पर्यटन विभाग से और सरकार से कि इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, जिससे हमारे क्षेत्रीय लोगों को, क्षेत्रीय जो निवासी हैं उनको यहाँ पर रोजगार प्राप्त हो सके और आने वाले भविष्य में हमारे जो ये बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं इनका भी उज्जवल भविष्य इस क्षेत्र में बढ़ सके। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः पर्यटन विभाग का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने इस दूरस्थ क्षेत्र को इस ट्रेनिंग के लिए चुना और आगे भी मैं आशा रखता हूं कि आगे भी इस प्रकार। बीते कल हम सब लोग ट्रैकिंग के लिए खांकरखेत महादेव गए थे, तो वहाँ पे एक बहुत प्यारा मीडो है जो टूरिज्म की दृष्टि से बहुत अच्छा और बहुत अट्रैक्शन का एक सेंटर हम कह सकते हैं। जब हम वहाँ गए तो रास्ते में बहुत प्यारे विलेजेस आ रहे हैं जो हमारी एक हेरिटेज के रूप में है और हमारी धरोहर है, हमारे पुराने घरों की नक्काशी उन पे है। फिर जब हम आगे मूव करें तो हमें एक बहुत प्यारा वाटरफॉल वहाँ पे दिखाई दिया और वो डेंस फॉरेस्ट जो है वो उसकी अलग अपने आप में एक विशेषता है। फिर जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो खांकरखेत महादेव नामी ट्रैक का है, तो वहाँ से हमको बहुत सारी पीक्स ऐसी हैं जो विजिबल होती हैं। बीते कल तो वहीं दशहरा पर्व को देखते हुए राजधानी देहरादून में अग्निशमन विभाग ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। अग्निशमन विभाग के अधिकारी सुरेश चंद्र रवि ने बताया कि बिना प्रशासन की अनुमति के कहीं भी रावण के पुतले का दहन नहीं होता है। उन्होंने कहा कि जहां जहां पर इस तरह के आयोजन होते हैं उसके लिए जिलाधिकारी और सिटी मजिस्ट्रेट से अनुमति मिलने के बाद भी वहां पर रावण के पुतले का दहन किया जाता है। इसके अलावा पुतला दहन से पहले कई तरह से सुझाव भी दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि जहां जहां पर भी ज्यादा भीड़ भाड़ की संभावना होती है वहां पर पहले से ही फायर टेंडरों को नियुक्त करते हैं। 2 या 3 जगह की एप्लीकेशन आई, अभी यहाँ से उनका सैंक्शन गई नहीं है। जैसे ही सैंक्शन जाएगी वैसे ही बता दिया जाएगा। बाकी ऐसा मेरे जैसा पूर्व
की भांति हुआ कि 6-7 जगह हमारे मोटर फायर इंजन शहर के अंदर, अभी हमारे पास 2 या 3 जगह की एप्लीकेशन आई। अभी यहाँ से उनका सैंक्शन गई नहीं है। जैसे ही सैंक्शन जाएगी वैसे ही बता दिया जाएगा। बाकी ऐसा मेरे जैसा पूर्व की भांति हुआ कि 6-7 जगह हमारे। तो वहीं नवरात्रि महोत्सव और आगामी दशहरा व दिवाली के मद्देनजर हरिद्वार पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने बताया कि शहर में जगह जगह पुलिसकर्मी तैनात हैं और गश्त के दौरान मनचलों, नाबालिग वाहन चालकों और तेज गति से वाहन चलाने वालों और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। पुलिस द्वारा इन सभी को समझाया जा रहा है, लेकिन यदि कोई समझेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस लगातार ऑन द टो हम लोगों को काम कर रही है। इसके लिए जो हमारी चेकिंग स्कीम्स हैं वो लागू कर दी गई हैं। सभी थाना प्रभारियों को इस हेतु लगातार साउंड भी किया जा रहा है कि जो हमारी चेकिंग की जो स्कीम्स हैं अलग अलग, उनको आप समय समय पर आप उसको लागू करेंगे, जिसमें सत्यापन का कार्रवाई है उस पर हम लोगों के द्वारा तेज़ी लाई जा रही है। साथ में जो संदिग्ध व्यक्ति हैं उनकी चेकिंग के लिए लगातार हम लोग जो स्लॉट्स में चेकिंग कर रहे हैं और उसमें सुबह के समय की भी चेकिंग है, रात को भी चेकिंग लगातार, होटल ढाबों की चेकिंग। इसके साथ ही जो बाहरी जो हमारे लोग हैं जो खासकर इनामी हैं या वांछित हैं मुकदमों में, उन पे हम लोग लगातार धरपकड़ की भी कार्रवाई कर रहे हैं। और जो सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए जो भी प्रयास अगर कोई कर रहा है उस पर हम लोगों की विशेष नज़र भी है और उस पर भी हम लोग काम करेंगे ताकि जो फेस्टिव सीजन को अच्छे तरीके से हम लोग इसको कर सकें और सभी लोगों के सहयोग से इसको अच्छे तरीके से हरिद्वार पुलिस निभाएगी। इसके लिए मुझे पूरी उम्मीद भी है और उसके लिए हमारे प्रयास भी लगातार चल रहे हैं। तो वहीं दशहरा पर्व को ध्यान में रखते हुए हरिद्वार पुलिस ने शहर के विभिन्न इलाकों में यातायात, डायवर्जन और पार्किंग व्यवस्था की घोषणा की। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल के निर्देशन में ये योजना लागू की जा रही है ताकि रावण दहन के दौरान शहर में सुचारू यातायात व्यवस्था और शांति बनी रहे। तो पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है, व्यवस्थाओं को समुचित किया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो दशहरे को लेकर यातायात जो प्लान है वो भी जारी कर दिया गया है ताकि लोगों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर देखिए सुरक्षा व्यवस्था का खासा ख्याल रखा गया है और इसी को लेकर अब तैयारियां जो हैं वो पूरी तरीके से की जा रही हैं। तो वहीं सौंग बांध परियोजना के अंतर्गत विस्थापित हो रही परिवारों को लेकर शासन स्तर पर कसरत लगातार जारी है। सचिव सिंचाई आर राजेश कुमार ने बताया कि मामले में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हो चुकी है। साथ ही विस्थापितों के लिए दूसरे विभागों से जमीन के लिए दरख्वास्त भी की गई है। जितने भी परिवारों को शिफ्ट किया जाना है उनकी उम्मीदों के अनुसार महत्व दिया जा रहा है। बता दें कि आरएनआर पॉलिसी के अनुरूप जो सबसे अच्छा होगा वह विस्थापित परिवारों के लिए किया जाएगा। जिन 30 से 35 परिवारों को शिफ्ट किया जाना है उनको साइट पर भी विजिट कराया गया है, जबकि अन्य कार्रवाई शासन स्तर पर अभी गतिमान है। स्वांग डैम में जहाँ तक विस्थापन की कार्रवाई है वो अभी चल रहा है। इसमें मुख्य सचिव महोदया के स्तर पे मीटिंग भी हुई थी और बाकी डिपार्टमेंट्स से भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है लैंड के लिए, और जितने भी परिवार हैं उनको साथ लेकर और उनके जो आशाएं हैं और उनकी जो उम्मीदें हैं उनको भी हम लोग जो है उनको भी महत्व दे रहे हैं। और जो बेस्ट से बेस्ट होगा आरएनआर पॉलिसी के तहत विस्थापित गांवों के लिए वो लोग। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।